नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनपीए के बारे में। एनपीए का जो शब्द है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका नाम आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, क्योंकि आप जब भी बैंकिंग पढ़ते हो, जब भी आप न्यूज़ पे देखते हो बैंकिंग की या फिर इकोनॉमी की न्यूज़ पढ़ते हो, तभी आपका ये जो टॉपिक है वो हमेशा ही आ जाता होगा आपके सामने। तो आप सोचते होंगे कि क्या है ये। तो आज हम इसको डिटेल में समझेंगे कि एनपीए क्या होता है, बैंक्स इससे क्यों परेशान रहती हैं, और इसके अलावा बैंक जो हैं किस तरह से इसको क्लासीफाई करती हैं, यानी कि आरबीआई का क्लासिफिकेशन का जो मेथड है वो कैसा है, इसको क्लासीफाई करने के इसके टाइप्स क्या 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 हैं, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो यूनिट है, यूनिवर्सिटी कॉमर्स के लिए, यूपीएससी कॉमर्स के लिए हर जगह आपका ये टॉपिक काम आने वाला है जहाँ पर भी आप बैंकिंग पढ़ते हो, ठीक है। और इससे पहले के वीडियोस जो थे वो आप सभी एक प्लेलिस्ट में बना रखी है यहाँ पर, बहुत ही आसानी से आप इसको चेकआउट कर सकते हो और वहाँ पर सारे ही वीडियोस जो है बैंकिंग के रिगार्डिंग वो भी देख सकते हो। और उससे पहले के जो यूनिट है मैंने कवर कर रखी हैं, जैसे कि एचआरएम, मैनेजमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस, उन सभी को आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ जान लेंगे कि बैंकिंग का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। कि एक जो बैंक है आप देखते होंगे जहाँ पर आपका खाता होगा, वो किस तरह से वर्क करती हैं, ठीक है। उनका प्रॉफिट कमाने का या फिर पैसे कमाने का जो तरीका है वो क्या है। तो मैंने आपको फंक्शंस ऑफ बैंक के बारे में बताया था। तो वहाँ पर आपको बताया था कि जो भी कमर्शियल बैंक है, जितने भी कमर्शियल बैंक, सबका एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट किस तरह से कमाते हैं वो लोग? प्रॉफिट कमाते हैं वो लोगों को लोन देकर या फिर कॉर्पोरेट्स को लोन देकर जिनको भी ज़रूरत है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ को लोन देती हैं बैंकें, ठीक है। और उस पर जो चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, वो बहुत ज़्यादा होता है, कई बार ज़्यादा होता है, लेकिन जितना आपको दिया जाता है आपके डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट, उससे ज़्यादा ही होता है, ठीक है। जैसे कि आप अपने पैसा अपना रखा है किसी अकाउंट में, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट में, बचत खाते में आपने अपने पैसा अपना अपना पैसा जमा कर रखा है आपने, तो उसके ऊपर आपको 4% 5% तक इंटरेस्ट मिलता है। वैसे ये मैक्सिमम बता दिया मैंने, इससे कम ही होता है ज़्यादातर। और इसके ऊपर आपको इतना इंटरेस्ट मिलता है, और जो लोग लोन लेते हैं आपका ही पैसा लोन के रूप में दिया जाता है लोगों को, और उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो कम से कम 8-10% 12% तक होता है, कई बार ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट रेट है उससे ज़्यादा ही होता है, ठीक। तो जो गैप है ये दोनों के बीच के दोनों दोनों ब्याजों के बीच में जो गैप है, जो इंटरेस्ट रेट के बीच में जो गैप है, वही आपका बैंक्स का वही प्रॉफिट होता है। और उसी प्रॉफिट के लिए बैंक सारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करने की आतुर रहती हैं। और कई बार इसी आतुरता के कारण जो बैंक्स हैं वो अपना पैसा लूज़ करने लगती हैं, या फिर उनका जो लोन दिया हुआ पैसा है वापस नहीं आता है, कई बार होता है ये। और इसी को हम एनपीए बोलते हैं सामान्य भाषा में, अभी हम समझेंगे। तो हम एक और चीज़ समझते हैं कि जो भी बैंक्स पैसा किसी को लोन देती हैं, वो बैंक के लिए एक असेट का काम करती है, क्योंकि उस पर इन बैंक्स को इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, और उनका जो पैसा है वो किसी जगह इन्वेस्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको एक असेट मानते हैं। जैसे कि आपके लिए आपकी एसेट होगी, आपने बिल्डिंग बना ली और मशीन खरीद ली, ये सब आपकी एसेट होती है, फर्नीचर खरीद लिया, ये सब आपकी एसेट्स हो जाती हैं। उसी तरह से आप कहीं इन्वेस्ट करते हो पैसा, तो वो भी आपके लिए एसेट है। तो बैंक्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ होता है? लोगों के पास में होता है। कॉर्पोरेट को हम दो भागों में बांटते हैं। पहली हमारी परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं, यानी कि जो परफॉर्म कर रही है, जिससे आपको ब्याज रेगुलर मिल रहा है, आपका इंटरेस्ट वापस आ रहा है और आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस आ रहा है जो आपने पैसा दिया है, तो इसको हम कहते हैं परफॉर्म एसेट्स। और जो परफॉर्म नहीं कर पाती, यानी कि आपको ब्याज भी नहीं मिल रहा है, आपका पैसा भी नहीं मिलने वाला है, डूबने वाला पैसा जो होता है, उसको हम नॉन परफॉर्म एसेट बोल देते हैं, यानी कि हम इसको बोलते हैं एनपीए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसका। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का शॉर्ट फॉर्म है एनपीए, ठीक है। अब इसी एनपीए को हम तीन कैटेगरीज में बांटते हैं: सब स्टैंडर्ड्स, डाउटफुल असेट्स एंड लॉस असेट्स। अभी हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ नाम बताया है, ठीक है। तो हम इसका जो क्लासिफिकेशन है या फिर इसकी डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। तो एनपीए एक सिंपल टर्म्स में हम कहें अगर, तो व्हेन द borrower stops पेइंग इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ अ लोन ऑन अ लोन, द लेंडर विल लूज मनी। ऐसा ही होता है। देखिए, आपके पास पैसा किसी को आपने दिया है उधार, और वो पैसा चुका नहीं पा रहा है, या फिर उसको उसके ऊपर आपको ब्याज भी नहीं मिल रहा है कई दिनों से, तो ही आपका आपके लिए भी आपके लिए बैड डेट बन जाएगा। और बैंक इसको बैड डेट नहीं बुला के इसको कहती है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक। तो यही मतलब यहाँ पर। और जो असेट होती है इंक्लूडिंग द लीज्ड असेट्स बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक, ठीक है। यहाँ पर इनकम जनरेट नहीं हो पा रही है, उसको हम एनपीए बोल देते हैं। एनपीए वॉज डिफाइंड एज अ क्रेडिट फैसिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल हैज़ रिमेन्ड पास्ट ड्यू। जैसे कि पास्ट में ड्यू हो चुका है लेकिन उसका पैसा भी नहीं मिला है, तो यहाँ पर ये कहा जाता है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम जो है उसको कैसे मानेंगे कि कितने दिन तक का पैसा जो है, कितने दिन से आपको ब्याज नहीं मिला, कितने दिन से आपको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिला, तो हम उसको एनपीए मानेंगे। तो इसकी जो है वो जो लेंथ है, वो कह सकते हो टाइम पीरियड है, वो दिन पर दिन कम होता जा रहा था। तो 93 में था 4 क्वार्टर के लिए, 94 में था 3 क्वार्टर के लिए, लिखा है 1995 होना चाहिए, 1995 1995 के बाद में आपका
जो एनपीए है उसकी जो लिमिट बताई गई है 2 क्वार्टर बताई गई है कि 90 डेज़ के ऊपर अगर आपको कोई ब्याज नहीं मिल रहा है, आपको 90 डेज़ तक आपको कोई ब्याज नहीं मिला, कोई भी इंटरेस्ट अमाउंट नहीं मिला है, कोई भी आपको प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न नहीं आया, वापस नहीं आया, तो उसको हम एनपीए कैटेगरी में डाल देते हैं। तो इस तरह से आपको 90 डेज़ की जो डेट है या फिर जो टाइम पीरियड है वो याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं कि जो टाइप्स हैं वो किस तरह से इसके वर्क करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो असेट आपकी परफॉर्म कर पा रही है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड असेट्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम है स्टैंडर्ड असेट्स, यानी कि स्टैंडर्ड है, उसमें काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। इसके अलावा जब भी थोड़ा सा रिस्क होने लगता है, जैसे कि मान लीजिए आपका 90 डेज़ के ऊपर निकल गया और 1 साल तक आपको कोई भी पैसा नहीं मिला उसमें, उस लोन पे ऊपर आपको कोई भी पैसा नहीं मिला, इंटरेस्ट के रूप में भी नहीं हो, प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में भी नहीं मिला, तो आपके लिए सब स्टैंडर्ड सर्च हो जाती है। सब स्टैंडर्ड मतलब कि हम यहाँ पर स्टैंडर्ड बना रही है, एनपीए बना रही है हमने, एनपीए की कैटेगरी है सबसे एनपीए की सबसे पहली कैटेगरी है सब स्टैंडर्ड सर्च। ठीक है, तो 1 साल तक उसको हम कहते हैं सब स्टैंडर्ड। अगर 1 साल से ऊपर निकल जाता है आपका टाइम पीरियड ये, तो उसको हम डाउटफुल मान लेते हैं। डाउटफुल मान लिया है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, डाउट हो गया कि अब के पैसा इंटेंशन है उसका नहीं वापस करने का, या फिर किसी कारण से वो कर नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं डाउटफुल असेट्स। और जब भी आरबीआई के ऑडिटर्स जो हैं या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के ऑडिटर्स हैं, वो उसको मान लेते हैं कि अभी लॉस हो गया है, अब ये पैसा नहीं आने वाला है, ये आपका 1 साल के बाद कभी भी हो सकता है चीज़। ठीक है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है और भी इसके ऑडिटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कब लॉस मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी इन्होंने राइट ऑफ नहीं किया इसको, तो ये चीज़ होती है, यहाँ पर लॉस असेट हो जाती है वो। तो एनपीए की 3 कैटेगरी हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस असेट्स। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक और क्लासिफिकेशन है जैसे कि ग्रॉस एनपीए होता है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में क्या अंतर है, देखिए आपने बचपन में बैलेंस शीट पढ़ी होगी, बैलेंस शीट में डेटर्स होता था, डेटर्स के ऊपर जो पैसा नहीं आता था उसको हम बैड डेट बोलते थे। और बैड डेट को कवर करने के लिए जब हमने कोई प्रोविजन बना रखा है, मान लीजिए प्रोविजन का मतलब समझते हैं ना, प्रावधान। तो प्रोविजन का मतलब ये होता है कि हमने अपना पैसा बचा रखा है प्रॉफिट में से, अपनी छोटी छोटी कमाई को हमने एक जगह पर रखा है, क्योंकि हमको पता है कि अगर आगे चल कोई लॉस होगा तो उसको हम उसे कवर कर लेंगे। तो ये चीज़ होती है, और इसी को ऐसा ही कुछ काम बैंक्स भी करते हैं। ठीक, तो बैंक्स एनपीए को कम करने के लिए कुछ प्रोविजंस बनाती हैं, तो जिसमें हम प्रोविजन को हटा देते हैं वो आपका नेट हो जाता है, और जिसमें प्रोविजन नहीं हटाया जाता उसको आपको ग्रॉस एसेट मानना, ग्रॉस एनपीए मानते हैं उसको हम। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था ग्रॉस और नेट एनपीए का, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम रीजंस देखने वाले हैं कि किन किन कारणों की वजह से किन किन कारणों से आज के इस युग में एनपीए की समस्या और ज़्यादा बड़ी हो गई है, हमेशा से थी और अब ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रीजंस को 2 भागों में बांटते हैं, एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। यानी कि कंपनी के या फिर बैंक के जो अंदर के जो फैक्टर्स हैं वो जब एनपीए को बढ़ाने का काम करते हैं तो उनको हम इंटरनल फैक्टर्स बोल देते हैं, और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो सारे ही समाज के ऊपर एक तरह से लागू होते हैं और सारे बैंक के ऊपर एक तरह से लागू होते हैं। उनका जब रीजंस होता है, उनकी रीज़न की वजह से जब कोई एनपीए बढ़ता है किसी बैंक का, तो उसको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स मानते हैं। ठीक, तो हम पहले देख लेते हैं इंटरनल फैक्टर्स। सॉरी, इंटरनल फैक्टर्स में डिफेक्टिव लैंडिंग प्रोसेस, आपका लैंडिंग प्रोसेस जो है वो डिफेक्टिव है, यानी कि उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम इसको भी मानते हैं एक रीज़न, पहला रीज़न ये है इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, हम अब टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम अब जो नई नई टेक्नोलॉजी उनको यूज़ करके किसी का इंटेंशन जान सकते हैं, किसी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, इनको हम यूज़ नहीं करते हैं, तब हमारा जो है दिक्कत होती है। स्वॉट एनालिसिस नहीं करते हैं हम प्रॉपर, किसी जो जिसको हम पेमेंट दे रहे हैं या फिर लोन दे रहे हैं उसकी हम स्वॉट एनालिसिस नहीं करते हैं कि किस तरह से उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उसके थ्रेट्स क्या हैं। जब हम उसकी एनालिसिस पूरी करके उसको हम लोन देंगे तो हमारा जो एनपीए है वो बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है। पर्पज़ ऑफ द लोन हम जानना नहीं चाहते हैं कई बार, या फिर जान नहीं पाते हैं कि वो जो लोन लेने वाली कंपनी है, लोन लेने वाला इंडिविजुअल है, वो किस लिए लोन ले रहा है। ठीक है, अगर हम रीज़न जान जाएंगे तो उसको हम थोड़ा सा सतर्क होकर लोन दे देंगे। पुअर क्रेडिट अप्रेजल, हम उसकी क्रेडिट वर्थनेस चेक नहीं करते हैं कई बार, और चेक करते भी तो पुअर तरीके से चेक करते हैं। क्रेडिट वर्थनेस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हम ये वो बंदा वो कितना वर्थ है, उसको क्रेडिट वर्थनेस बोलते हैं, जहाँ पर हम एक इंसान की 3 C's के बारे में बात करते हैं, कैरेक्टर, कैपेसिटी और कैपिटल के बारे में। कैरेक्टर में वो इंसान कैसा है, ठीक है। कैपेसिटी मतलब होती है कि इंसान जो है अपना लोन चुका सकता है कि नहीं चुका सकता है, उसने पास्ट में ऐसा कर रखा है नहीं कर रखा है। इसके अलावा कैपिटल में हम उसकी जो वेल्थ है उसको नापते हैं, उसको तोलते हैं, देखते हैं, उसके बारे में जांच करते हैं। तो उसकी क्रेडिट अप्रेजल हम सही से नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। रीलोनिंग का प्रोसेस का मतलब क्या है यहाँ पर, कई बार बैंक सोचते हैं कि हम इसको फिर से लोन दे देंगे तो वो अपना जो लोन है वो आसानी से चुका देगा, पहले वाला भी चुका देगा और ये वाला भी चुका देगा। तो इस चक्कर में कई बार दिक्कतें हो जाती हैं और बैंक का जो दोनों लोन है वो फंस जाते हैं। तो ये इंटरनल फैक्टर्स हैं सारे। इसके बाद में एक्सटर्नल फैक्टर्स देखते हैं। इनएफेक्टिव रिकवरी ट्रिब्यूनल, हम रिकवरी नहीं कर पाते कई बार, हमारे पास इतने साधन नहीं होते हैं, बैंक्स के पास इतने साधन नहीं होते कि रिकवर कर पाएँ, उनके जो साधन है इनइफेक्टिव हो जाते हैं।
विलफुल डिफॉल्टर्स, इनके बारे में तो भाई देखिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पर विलफुल डिफॉल्टर्स कौन होते हैं? जो विलफुली अपना जो डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट करने का मतलब यहाँ पर कि लोन नहीं देना चाहते हैं या फिर कह देते हैं कि मैं लोन नहीं चुका सकता हूँ। ऐसी कंपनीज होती हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे करंट में नाम सुने होंगे, मुझे नाम नहीं लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं जो खुद से पैसा नहीं वापस करना चाहते हैं, विलफुल हैं वो। नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं। कई बार होता है कि कुछ रीजंस होते हैं कि जो सभी के ऊपर बराबरी से पड़ते हैं, जैसे कोविड है। कोविड में बहुत सारे लोगों ने डिफ़ॉल्ट किया होगा, बहुत सारे एनपीएस बने होंगे बैंक के पास में। तो ये नेचुरल कैलेमिटीज़ है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता, नेचुरल है ये। ये तो हर कुछ सालों में होता रहता है। इसको हम कह सकते हैं कि कोई मंदी वंदी आ गई है, ठीक है, उस चक्कर में बहुत सारे एनपीए हो जाते हैं बैंक्स के, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिकनेस, कहीं कहीं भी देखा जाता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ कोलैप्स कर जाती हैं। जैसे कि होटल इंडस्ट्री थी, वो कोविड में कोलैप्स कर रही थी, तो उसमें जितने भी लोन दिए होंगे बैंकों ने वो सब एनपीए बन गए होंगे। तो ये चीज़ें हैं, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है कई बार, ठीक है। लैक ऑफ डिमांड, यहाँ पर डिमांड का मतलब यहाँ पर कि जो कंपनी है उसकी डिमांड ही जनरेट नहीं हो पा रही, तो वो अपना प्रॉफिट कैसे कमाएगा, प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो लोन कैसे चुकाएगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और इसके अलावा चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाती है कई बार, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं या फिर कितने भी कंपनीज़ हैं या फिर लोग हैं, उनको दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से वो कई बार एनपीए कर देते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं एनपीए होने के या फिर एनपीए के बढ़ने के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हम आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और आने वाली वीडियो में हम समझेंगे कि एनपीए जो है वो किस तरह से रोका जा रहा है, और गवर्नमेंट ने अभी तक कितने सारे स्टेप्स लिए हैं, गवर्नमेंट इन्हें बैंक रिफॉर्म्स में कितने सारे स्टेप्स लिए हैं एनपीए को क्या बोलते हैं कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, और आज के इस युग में एनपीए का क्या रोल रहता है, ठीक है। इसके ऊपर हम आने वाले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे, जिससे हम देखेंगे कि बैंकिंग रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए हैं, ठीक है। तब आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि एनपीए रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। अभी तो हमने सिर्फ रीजंस पढ़े हैं कि क्यों हो रहे हैं, एनपीए क्या होता है, एनपीए के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।